हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे क्या खड़ा होता है और इसके सामने एक बड़ा सारा क्रिएचर कुछ आके खड़ा होता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। वो अपने ख्वाब से बाहर उठता है तब जब उसकी सिस्टर उसे जगाती है और कहती है कि ग्रैंड माँ तुम्हारे नीचे वेट कर रही है, आ जाओ डिनर करने के लिए। जिसपे वो थान को कॉल करता है उसके जाने के बाद, और जब वो कॉल पिक करता है तो उससे वो पूछता है कि तुम कहाँ पे हो और किसके साथ हो। थान बताता है कि वो अपने कॉर्नर में स्विमिंग कर रहा है और खेम और थोंग थाई भी इसके साथ है। रियाई भी यहाँ पे वो आने वाला है, लेकिन क्या बात है, क्या कहता है मुझे वही ख्वाब फिर से आया तुम्हें लेकर, मुझे लगता है तुम्हें खतरा है किसी चीज से। थान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। क्या कहता है लेकिन अब की बार मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है तुम्हें लेकर, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए ऑफिस से, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें इसके लिए रेस्ट करना चाहिए और जब तुम ठीक हो जाओगे तुम वापस आ जाना। खान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इंस्पेक्टर को क्या कहूंगा कि तुम्हें अजीब से ख्वाब आए जिनकी वजह से मैंने छुट्टियां ले ली, तुम पागल हो गए हो क्या। क्या कहता है ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है जैसे तुम्हें विजन आते हैं। माना मैं पहले शक करता था लेकिन अब मैं तुम्हारे पर शक नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि वो विजन रियल है और हो सकता है मेरे ख्वाब भी इन विजन की तरह ही हो और इसमें भी कोई मैसेज हो। खान उसे ज्यादा ना सोचने को कहता है और कहता है मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, और कॉल कट कर देता है। क्या बार बार उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं करता, तो वो उससे मिलने के लिए जाने वाला होता है। तभी फानी से रोकती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने माफी नहीं मांगनी थी रहनी से क्या। क्या कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। फानी कहती है तुम किससे मिलने जा रहे हो, तुम्हारी सच में कोई फ्रेंड है या फिर तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो। लेकिन वो बताता है कि मैं अपने कुलीग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो उसके ऊपर शक कर रही होती है। जैसे वो डोर ओपन करता है आगे डाव होती है, जिसे देखकर फानी के दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है। फानी से वो इंट्रोड्यूस करवाता है उसे। ध्याव कहती है कि तुम पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। तभी उसकी ग्रैनी आती है और उसे अंदर लेके जाती है। अब भ्या को भी उनके साथ जाना पड़ता है। खेम थोंग थाई और याई थान को कह रहे होते हैं कि हमें लगता है तुम दोनों डेट कर रहे हो या वो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि वो इतना तुम्हारे लिए वरीड होता है। कुछ तो गड़बड़ है तुम दोनों के दरमियान, जिसपे थान साफ साफ मना कर देता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। याई कहता है फिर तो वो तुम्हें लाइक करता होगा, थोड़ा सा क्या उसे बुरा ख्वाब आया वो तो तुम्हारे लिए इतना टेंशन लेने लग गया। ये सब कुछ प्यार की पावर से ही होता है। और उन सबको चुप रहने को कहता है और कहता है कि हम दोनों सिर्फ कुलीग की तरह और कुछ भी नहीं है। कैम कहता है तो तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हो, तुमने उसकी वजह से इतनी ज्यादा बड़ी चोट भी ले ली तुमने। थॉन्ग थाई कहता है बोलने से पहले दिल से पूछ लेना, दिमाग से नहीं। खान कहता है मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। खेम थॉन्ग थाई और याई कहते हैं चलो कसम उठाओ, जिसपे वो कसम नहीं उठाता। खेम कहता है अच्छा इमेजिन करो कि अगर भैया तुम्हें लाइक करता हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे चांस दोगे। खान कहता है अपनी इमेजिनेशन अपने पास रखो। खेम कहता है कि जैसे भैया तुम्हारे आसपास घूमता है ना, मैं भी पहले ऐसे ही घूमता था थॉन्ग थाई के पीछे, हमारे रिलेशनशिप में आने से पहले। थॉन्ग थाई कहता है मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मेरा तो दिल करता था मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाऊं। हमें दिखाते हैं 2009 का टाइम जब खेम यूनिवर्सिटी में था। वो बड़े स्टाइल में पानी में जम मारता है लेकिन इतनी ऊंचाई से नहीं मारता। लड़की चीखे तो मार रही होती है लेकिन उसके लिए नहीं, एक और स्विमर होता है इसके लिए। जब वो बाहर निकलता है तो लड़की चीखे मारने लग जाती है क्योंकि उसकी अंडरवियर ही नहीं होती। तो वो थॉन्ग थाई में टकराता है, दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से थॉन्ग थाई भी गीला हो जाता है। तो वो उसे अपने कपड़े देता है पहनने के लिए। थॉन्ग थाई बाहर आता है जिसे वो क्यूट कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी क्यूट लग रहे हो। थॉन्ग थाई कहता है कि मैं ये तुम्हें धोकर वापस कर दूंगा। खेम कहता है मैं भी तुम्हें तुम्हारे कपड़े धो के दे दूंगा, सॉरी के तौर पे ये करने दो मुझे। तभी थॉन्ग थाई वहाँ से जाने लगता है। खेम कहता है तुम्हें इन्फिनिटी पे बिलीव है क्या, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किस्मत पे भरोसा है। जिसपे थॉन्ग थाई से बताता है कि उसे डेस्टिनी कहते हैं, इन्फिनिटी नहीं कहते। तुम्हें तो मतलब ही नहीं पता जब तुमने कहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें डेस्टिनी पे बिलीव है। खेम कहता है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हाँ मुझे इस पे यकीन है, और स्टाइल मार होता है। तभी थॉन्ग थाई से एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने लगता है। खेम उसकी बैक पे थप्पड़ मारता है और उसे फ्लाइंग किस भी देता है। खान कहता है कि तुम लोगों ने फिर डेट कब से स्टार्ट किया, अगर तुम स्टार्ट में ऐसे थे। खेम बताता है कि फिर मैंने इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया सॉरी के बहाने, और फिर हम दोनों के दरमियान फीलिंग डिवेलप हो गई। हमें दिखाते हैं कि वो उसे कपड़े वापस करने के लिए गया होता है और थॉन्ग थाई भी उसके कपड़े वापस कर देता है, लेकिन वो उसके साथ काफी क्लिंजी हो होता है और कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। थॉन्ग थाई कहता है मुझे परेशान मत करो तुम, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है। और कहता है सॉरी मैं लड़कों को पसंद नहीं करता, तुम जाके हमारी जो जूनियर लड़की है उनको पटाओ ना जो तुम्हें एडमायर करती हैं। लेकिन खेम कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट करोगे। वैसे तुम्हारी शक्ल से तो लगता है तुम काफी पढ़े लिखे हो, तो तुम मेरे रिजेक्ट नहीं करोगे रिक्वेस्ट। थॉन्ग थाई कहता है तुम इतनी क्लिंजी क्यों हो रहे हो, तो वो कहता है हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमें चांस एक दूसरे
को देना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। क्या पता इससे आगे हम बढ़ जाएं, एक परफेक्ट मैच बन जाए। हॉन्ग थाई उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद उसके साथ काफी क्लिंजी होता है और डायरेक्ट कुछ और ही करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हॉन्ग थाई कहता है कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। दोनों इंटीमेट होते हैं। यही इस बात पे काफी शॉक हो जाता है, कहता है तुम लोग बात करने के बजाय सीधा उसी चीज पे पहुंच गए। कैम कहता है बात करने के लिए तो पूरी लाइफ होती है ना, तो हमने सोचा पहले यही कर ले, क्योंकि हम दोनों एक ही पॉइंट पे थे ना। कैम कहता है मुझे लगता है तुम्हें हमारे वाला तरीका अपनाना चाहिए, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उसे लाइक करते हो कि नहीं। खान कहता है मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भैया को लाइक नहीं करता। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। हॉन्ग थाई कहता है इसके दिल में कोई फीलिंग ना हो भैया के लिए, किसी और को लाइक करता हो, कहीं वो मैं तो नहीं। इस पे या हॉन्ग थाई से मारते हैं। कैमरे कहता है देखो हमारे पास इतने केस नहीं आ रहे, तो एक काम करते हैं, हम कोई टाइम बनाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं और थॉन और भैया को एक दूसरे के सामने नंगा खड़ा कर देंगे, और दोनों को एक दूसरे के ऐसे देख कर कोई ना कोई तो फीलिंग आ ही जाएगी ना। इसमें याई और थॉन्ग थाई से चुप रहने को कहते हैं। तभी थॉन्ग थाई पूछता है कि क्या सच में इसका कोई बॉयफ्रेंड पहले नहीं था या गर्लफ्रेंड। इस पे याई बताता है एक पर्सन था जिसे वो लाइक करता था, लेकिन वो मर गया। उसके बाद वो डरता है कि फिर से वैसा ना फील करे। खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पे डाओ कहती है मैं एक बार यूनिट में से मिलने के लिए गई थी, वहाँ पे भी मैंने देखा था इसे काफी चोटें लगी हुई थी, ये काफी डेंजरस जॉब है। क्या कहता है मैं ठीक हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। डाओ कहती है मुझे लगता है आपको इसे जॉब छुड़वानी होगी ये वाली, इसे चोटें इतनी ज्यादा लग रही है तो आगे क्या होगा। जिसपे उसकी दादी कहती है मैं इस बात में इसे कुछ नहीं कह सकती, जो ये करना चाहता है वो ये कर सकता है, मैं इसे फोर्स नहीं करूंगी। हाँ तब तक जब तक इसकी जान पे ना बने। डाओ कहती है ठीक है तुम जो जॉब पसंद करते हो तुम कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ को भी तुम्हें बैलेंस करना होगा। तुम्हें अपने लिए लवर ढूंढना चाहिए ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। लेकिन भानी कहती है कि ग्रैनी और मैं इसका ख्याल रखते हैं, तो तुम टेंशन मत लो। डाओ कहती है कि कभी न कभी तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाएगा, तो इस वजह से मैं कह रही थी रूड होने के लिए सॉरी। उससे पूछती है कि क्या तुम डेट कर रही हो। वो शर्मा रही होती है, तो क्या बताता है ऐसी लड़की को कौन डेट करेगा, ये काफी नॉटी है। जिसके बाद वो खाना खा रहे होते हैं और डाओ सर्व कर रही होती है भैया को, हानी सर्व कर रही होती है डाओ को। तभी डाओ बताती है कि आंटी ने इनवाइट किया एग्जीबिशन के लिए आप लोगों को, और कहा है कि भैया भी आपके साथ है। जिस पे वो भैया को कहती है कि तुम मेरे साथ आओगे ना। भैया मना करने वाला होता है, लेकिन भानी इधर से उसे चुटकी काटती है और कहती है हाँ बोलो। हानी कहती है मैं भी फ्री हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ। डाओ कहती है हाँ तुम आ सकती हो। भैया अपने रूम में बैठा होता है, सोच होता है कि बंदा मैसेज ही कर देता है, लेकिन उसने मैसेज ही नहीं किया। तभी ऊपर से भानी आती है फ्रूट लेकर, जो कि डाओ लेके आई थी। वो वहीं पे बैठ जाती है फ्रूट रख के। भैया कहता तुम मेरे रूम में अभी तक क्यों बैठी हुई हो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती थी। भैया उसके पास आके बैठता कहता है क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो। तभी वो कहती ठीक है मैं पॉइंट पे आती हूँ, तुम और डाओ अब्रॉड में इकट्ठे पढ़ते थे ना, तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा था ना। भैया कहते हैं हम दोनों बहन भाई की तरह थे और कुछ भी नहीं है। जिस पर कहती है शुक्र है अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। भैया कहता है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो कहती है नहीं वो काफी ब्यूटीफुल है, मैं बस जानना चाहती थी उसे, और तुम दोनों की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। लेकिन भैया कहता है तुम सच में मेरे बारे में पूछ रही थी उसे, पर मुझे तो नहीं लगता। जिस पे फैनी उसे कहती है कि मुझे उसे शिप करना बंद करो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी कैट को ढूंढ रही होती है, जो थोड़ी देर पहले उसके साथ आई थी। वहाँ पे उसी की डायरी पड़ी होती है, जिसे वो उठा के देखती है और कहती है ये लड़की कौन है और ये लड़का कौन है। जिसपे वो बताता है कि ये लड़की मेरे ख्वाबों में आती है और ये लड़का मेरा कुलीग है। क्या कहता है इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन लग रहा है। हानी कहती हमारे कहने का क्या मतलब है कि ये कुलीग और ये लड़की आपस में मिलते हैं, या यही वो आंसर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे अपने ख्वाबों का। तभी वो पूछता है उससे कि तुम्हारी जो फ्रेंड यही थी जो एस्ट्रोलॉजी की फैकल्टी में पढ़ाती थी, वो अभी भी वहाँ पे पढ़ाती है क्या। लेकिन वो बताती है उसने अपनी एक आर्ट गैलरी खोली है, वहाँ पे वो काम करती है। जिसपे भैया काफी सीरियस होकर कुछ सोचता है। वो पहुंच जाता है उस आर्ट गैलरी में उससे मिलने के लिए, जहाँ पे वो एक कस्टमर के साथ आर्ग्यू कर रही होती है, क्योंकि वो कस्टमर कह रहा होता है उसकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे कुछ बेचा था और वो उसे दे नहीं रही, लेकिन आगे से वही बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं उसे बेचा। फिर वहाँ से वो चला जाता है। भैया कहता है कि वो बंदा थोड़ी देर पहले जो खड़ा था वो काफी सस्पिशियस लग रहा था, तो वो बताती है कि ऐसे वो अपना आर्ट वर्क वापस लेने के लिए आया, लेकिन हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कोई भी आर्ट वर्क यहाँ पे नहीं बेचा था। भैया कहता है ऐसा क्यों होता है, तो वो बताती है इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जब कोई चीजें जिनका उन्हें नहीं पता होता कि यूनिक है और हम उन्हें थोड़ा सा रीस्टाइल करके अगर पेश करते हैं वो इम्पोर्टेंट निकलती हैं, तो वो वापस लेने के लिए आते हैं, लेकिन असल में वो हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी होती हैं। तो इस वजह से ये होता ही रहता है। तभी वही कहती है वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किसी चीज में हेल्प की जरूरत है। वो उसे अपनी डायरी दिखाता है। वही कहती है जो तुमने चीजें बताई हैं अगर कोई और होता तो मैं यकीन न करती। क्या कहता है तुम्हें कोई आइडिया मिल रहा है इन स्केचेस को देखकर। वही कहती है एस्ट्रोलॉजी इंसानों को लेकर स्टडी होती है, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं पास को लेकर। जो चीजें तुम अपने ड्रीम में देखते हो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टोरी के साथ वो कनेक्ट होती होंगी। क्या कहता है वो नागा और फायर बॉल ये सारी चीजें सच में होती है ना, स्टोरीज में भी ये लिखा जाता है। वही कहती है हाँ लोकल लोग ऐसे ही कहते थे कि ये सारी चीजें होती हैं, और जो तुमने मुझे अभी
गरुदा के बारे में बताया, जो कि आधा इंसान और आधा बर्ड है। उसके बारे में क्या ज्यादा स्टोरीज नहीं मिलती, रिलीजियस चीजें ऐसी नहीं मिलती जिससे प्रूफ हो कि ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इस चीज में कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्या कहता है, क्या तुम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस चीज को लेकर दे सकती हो? और जिसमें वो कहती है, मेरे पास और तो कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन गैलरी की बैक साइड पे एक जगह है जहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, अगर तुम्हें कोई चीज काम की मिल जाए तो। वो पहुंचता है एक रूम में जहाँ पे काफी पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, और एक मिरर में वे देखता है जहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है। लेकिन जब वो करीब जाके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी इधर से एक बुक हिलती है, तो उस बुक को उठाता है। जैसे वो उठाने लगता है उसे विजन आने लग जाते हैं। वो एक केव के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे वो एक शख्स को देखता है, और नागा और एक गरुदा को लड़ते हुए भी देखता है, जहाँ पे वो थान को भी देखता है, जो कि कह रहा होता है कि किंग गरुदा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या कहता है, जो कि किंग गरुदा होता है, कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की? जिसमें थान कहता है कि तुम जिंदा थे, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की। क्या नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर बाकी की बुक्स गिर जाती हैं। थान बताता है, जो कि नागो होता है, कि 15वें दिन वैक्सिंग मून के नाग और नागिन सारे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे फायर वर्क करने के लिए, अपनी वर्शिप जाहिर करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों फायर वर्क देख रहे होते हैं। और आगे से नागा कहता है कि ये सारी चीजें प्यारी है ना? जिसपे वो कहता है हाँ बहुत ब्यूटीफुल है ये, और दोनों किस करते हैं। नागा कह रहा होता है किंग गरुदा को कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। वो इंसिस्ट कर होता है। तभी ऊपर से आकर वीर से जगाती है, सॉरी बोलता है उसके रूम को इस तरह से खराब करने के लिए। तभी वो बुक उठाता है जो पैलेस ने उठाई, जिसके ऊपर स्केच बना होता है, जिसके नीचे लिखा होता है कि ये बेटा है नागा सिटी के गवर्नर का, और ये आंखें ह्या को कुछ जानी पहचानी लगती होती हैं। वो बुक वो वीर से ले लेता है। हमें दिखाते हैं ये वही आंखें होती हैं जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर की हैं। डॉक्टर जाता है थान से मिलने के लिए, उसे कहता है डिनर पे मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पे थान एग्री हो जाता है, और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। ह्या आगे से आके उन्हीं को रोकता है। क्या कहता है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो डॉक्टर बताता है हम डिनर करने जा रहे हैं। क्या कहता है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वहाँ से इसे लेके जाने लगता है, लेकिन थान कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। क्या कहता है, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी चीज को लेकर। डॉक्टर उसे रोकता है कि तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हारे वर्किंग हॉर अभी नहीं चल रहे। क्या कहता है कि मेरा ये काम बनता है उसका ख्याल रखना। थान कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्या कहता है, तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, तुम्हें ज्यादा डेंजर नहीं होगा। लेकिन थान कहता है मैं डॉक्टर के साथ हूँ और मुझे कोई डेंजर नहीं फील हो रहा। गाड़ी में जाके बैठ जाता है, जिस पे वो डॉक्टर मैजिक करता है और गाड़ी लॉक हो जाती है। डॉक्टर कहता है अगर तुम उसके लिए सच में परेशान हो तो उससे दूर रहो, क्योंकि अगर तुम जितना उसके करीब आओगे उसके आसपास खतरा मंडराता ही रहेगा। क्या कहता है, मुझे लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी वजह से खतरा उसके आसपास मंडराएगा। डॉक्टर कहता है मुझे तो लगता है तुम हो, जब से तुम उसे मिले हो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आती ही रहती है। अगर वो मरा ना तो उसकी वजह भी तुम ही होगे। जिस पे वो उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुमसे नहीं डरता, समझ गया तुम। थान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर उसके करीब आते हुए कहता है अपनी बात पे पक्के रहना, क्योंकि मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगा और उसे तुमसे दूर लेके जाऊंगा, चाहे उसे मैं मार के ही क्यों ना लेके जाऊं। जिसपे वो उसे पंच मार देता है। थान आता है उन्हें छुड़ाता है, क्या लेके जा रहा होता है, लेकिन थान उसे पंच मार देता है और कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है। वहाँ से चले जाते हैं दोनों। थान रास्ते में से सॉरी बोलता है फ्या की तरफ से, लेकिन आगे से डॉक्टर कहता है वो तुम्हारे लिए परेशान होगा, इस वजह से उसने ऐसा किया। थान कहता है पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस वजह से मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। हमें दिखा रहे हैं एक्ट बता रहा होता है एक मिशन को लेकर कि हमने एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ पे गार्ड बन के और इम्पोर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको कुछ होने नहीं देना, बस इतना सा काम करना है हम लोगों ने। और वो पूछता है कि कौन कौन इस मिशन में शामिल होना चाहेगा, वो अपना हाथ खड़ा करें। तभी वो कहता है मैरिज को तुम मेरी बात सुन रही हो, जो कि एयरबड्स लगा के बैठी होती है। तो सिंह उसके कान से एयरबड्स निकालता है और कहता है तुमने सुना जो भी उसने कहा? तो डिटेल में बताती है कि क्या क्या अभी उसने कहा। कहती है चाहे मेरे कान में एयरबड्स लगे हुए थे, लेकिन मैं लिप्स से बता सकती हूँ कि अगला बंदा क्या कह रहा है। जिसमें सब उसकी तारीफ करते हैं। एर कहता है जो भी इस मिशन में आना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे और मुझे दे देना। वहाँ से चला जाता है। कांगदाई कहता है मुझे तो नहीं लगता कि ये सिर्फ बॉडीगार्ड को लेकर जॉब होगी, कुछ और ही है। सिंह कहता है तुम सही कह रहे हो, हमारी यूनिट ऐसे सिंपल से टास्क तो बिल्कुल ही नहीं लेते, कुछ ना कुछ तो फिशी है इसके पीछे। यही कहता है कि हमें ये भी कहा गया है कि हम अपने बारे में ये नहीं बताएंगे कि हम IDF के ऑफिसर हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, हम सूट पहन के जाएंगे। हम सबसे पूछता है कि कौन कौन जा रहा है, जहाँ पे मैरिज से वो पूछता है कि
तुम जाओगी, लेकिन वो कहती है नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि इंस्पेक्टर ने मुझे टैम के केस को लेकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा है। जिसपे याई हैरान होते कहता है टैम का केस अभी भी चल रहा है क्या? लेकिन हमें तो कहा गया था कि वो बंद हो चुका है। तो मैरिस बताती है बंद तो हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर ने और इन्वेस्टिगेट करने को मुझे कहा है। हो सकता है हमें टैम की बॉडी से उन ड्रग डीलर्स का पता चल जाए जो इन सारी चीजों के पीछे हैं। शायद तुम लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम लोग बाद में आए थे। सिंह बताता है वो ना सिर्फ यूनिट में कोच था, वो आईडीएफ का स्पेशल ऑफिसर भी था जो कि काफी अच्छा स्पाई था और इंस्पेक्टर का राइट हैंड भी था। उसके पास नया मिशन आया था इंटरनेशनल ड्रग ट्रैकिंग नेटवर्क का, जो कि मिनिस्टर मंत्री के लेकर था। इन सारी चीजों के पीछे मिनिस्टर मंत्री हैं और इन सब में सॉन्ग यॉट भी शामिल था जो कि मिनिस्टर मंत्री का राइट हैंड है। खान कहता फिर हमें सॉन्ग यॉट से पूछना चाहिए, क्या पता वो हमें बता दे। मैरिस कहती है कि हमें ये अलाउ नहीं करते कि हम किसी से इस तरह से पूछें क्योंकि ये सारा काम तो अथॉरिटी का होता है। खान कहता हाँ, क्योंकि हम अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते ना, जैसा कि बाकी केसेस के साथ किया जाता है। केसेस को बंद कर दिया जाता है। सिंह कहता है तुम सही कह रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स का केस को लेकर है। मैरिस कहती है हमें उन्हीं रास्तों पे अलाउ किया जाता है जिससे वो चाहते हैं कि हम गुजरे, बाकी हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होती। फिर कहती है मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करूंगी, वहाँ से चली जाती है। याई कहता है तुम भैया को भी बता दो, क्या पता वो भी आना चाहे। खान कहता है मैं उससे नहीं बात करूंगा, तुम खुद ही कह लो। खैम क्यूरियोसिटी के मारे याई को आके कहता है तुम इससे पूछो ना कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है क्या, लेकिन याई कहता है मैं नहीं पूछूंगा, तुम खुद ही पूछ लो। तो वो थोंग थाई को कहता है, थोंग थाई कहता है मुझे तंग मत करो। वो पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन वाली जगह पे। खैम और सिंह दोनों बातें कर रहे होते हैं तो थोंग थाई कहता है चुप करके अपना काम करो, नहीं तो आज रात तुम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा अगर तुम सही से काम नहीं करोगे। तो थान को याई समझा रहा होता है कि तुम्हें चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए जब वो कल काम पे आए तो, लेकिन थान कहता है मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा, उससे बात ही नहीं करना चाहता मैं। याई कहता तुम श्योर हो? तुम्हारे फेस से तो ये सब कुछ नहीं लग रहा, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए वरीड था। तभी वहाँ पे भया भी होता है तो वो उन्हें हेलो बोलता है, अपनी दादी से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपनी बहन से। याई बताता है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बन के आए हैं, इंस्पेक्टर ने हमें कहा है। तभी इसकी दादी कहती है तुम वही हो ना जिसने भया को बचाया था? तो कहता है हाँ। भया की दादी कहती है सच में दुनिया कितनी छोटी है। याई कहता है शायद दुनिया छोटी नहीं, ये सब कुछ लिखा गया था। वो उनको इन्वाइट करती है खाने पे, जिसपे वो ओके बोलता है। थान कहता है अभी हमें काम पे जाना है और वहाँ से वो चले जाते हैं। भया भी उनके पीछे जाता है, थान को रोकता है बात करने के लिए। याई वहाँ से चला जाता है उन्हें बात करने को छोड़कर। थान कहता है क्या बात है? भया कहता है उस रात के लिए सॉरी। थान कहता है तुम्हें मुझसे नहीं डॉक्टर से सॉरी कहना चाहिए, लेकिन भया कहता है मैं जिसके लेकर केयर करता हूँ वो तुम हो, वो नहीं, तुम उसे मेंशन मत करो। तभी ऊपर से डाओ आ जाती है जो कि कहती है आंटी तुम्हें देख रही है और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। थान को हेलो बोलती है। तभी थान एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है और भया भी इसके पीछे जाता है। थान अंदर जा रहा होता है जहाँ पे वो डॉक्टर से टकराता है जो कि इनवाइट किया गया था यहाँ पे, ये वो बताता है थान को। पीछे से भया भी आ जाता है जो दोनों को अंदर जाते हुए देख लेता है। उसे काफी बुरा लगता है। थान और याई खड़े होते हैं। याई कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इसकी क्या लगती होगी? ये वही लड़की है ना जो यूनिट में आई से मिलने के लिए आई थी। डॉक्टर आता है थान से बात करने के लिए, लेकिन उसे पीछे से कोई बुला लेता है तो वो उसे कहता है मैं जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। याई कहता है कि वो पक्का फ्रेंड होंगे, वो अभी भी सिंगल है, तुम टेंशन मत लो। थान कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ जानने की, लेकिन याई कहता है तुम श्योर हो? तुम्हारे फेस से तो लग रहा है कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहते, सच सच बताओ तुम मुझे लाइक करते हो ना? प्यार तो प्यार होता है, मैं चाहता हूँ तुम फिर से हैप्पी फील करो, मैं तुम्हारे चेहरे पे वही स्माइल देखना चाहता हूँ। तुम डरते हो कि तुम उसे प्यार करोगे तो वो डेंजर में पड़ जाएगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। थान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। याई कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जिसपे थान कोई जवाब नहीं देता। याई और थान दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी थान एक बंदे में टकराता है, जिससे टकराने के बाद थान को विजन आने लग जाते हैं काफी अजीब से। थान उसकी तरफ हैरान होकर देख के सॉरी बोलता है तो इट्स ओके बोल के वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाते हैं जिसके साथ वो टकराया होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे सिंह सही कह रहा था कि ये सिर्फ बॉडीगार्ड का ही चक्कर नहीं हो सकता, कोई न कोई तो केस इसके पीछे हो गई होगा। इंस्पेक्टर एमे तो सिंपल टास्क नहीं ले सकता और ये जो बंदा देख रहा है ना, लगता है नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें इसी को लेकर कोई केस चलेगा और ये भी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड क्या थान भ्या को माफ कर पाएगा जो उसने हरकत की थी। अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।